हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा। हम ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है और ग्लूकोनियोजेनेसिस का ये पार्ट फोर्थ है। तो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस और जितनी भी अदर साइकिल्स ग्लूकोनियोजेनेसिस से लिंक होती हैं वो हमने देखी थी। पार्ट 2 में हमने इसका रेगुलेटरी एस्पेक्ट देखा था। पार्ट 3 में हमने देखा था कि फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ब्लड ग्लूकोज और ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे रेगुलेटेड है और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हमने देखे थे। पार्ट 4 में हम रोल ऑफ हार्मोन्स ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने में हार्मोन्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं और CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के ऊपर। तो हम हमारा पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। हार्मोन्स का रोल ब्लड ग्लूकोज में क्या होता है। इंसुलिन का रोल हम पहले देखते हैं। इंसुलिन किस तरह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। अगर बहुत ज़्यादा शुगर कंडीशन है जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन कहते हैं, तो ऑब्वियसली ब्लड में हाई ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है। ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 का रोल होता है, जो कि हमने पार्ट 3 में पढ़ा था। लिवर के अंदर और बी सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री होती है वाया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। अब जब ग्लूकोज अंदर आ जाती है तो ग्लाइकोलाइसिस करेगी और क्या बनाएगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्स्ट स्टेप में। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस से इन सेल्स में ATP का लेवल एनहांस हो जाएगा। जब ATP का लेवल एनहांस होगा तो पोटेशियम आयन की चैनल्स इनहिबिट होंगी इन्हीं सेल्स के अंदर। जब पोटेशियम आयन की चैनल इनहिबिट होगी तो बी सेल का डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। बी सेल्स का डीपोलराइजेशन शुरू होगा तो जब बी सेल्स डीपोलराइज होंगे तो कैल्शियम इन सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब कैल्शियम इन सेल्स में आएगा तो जो इंसुलिन है इन सेल से बाहर निकलना शुरू होगा बी सेल्स आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से। अब तक नहीं निकला था, तो हाई शुगर लेवल की वजह से बी सेल्स एक्सोसाइटोसिस करेंगे इंसुलिन की। इन टर्न इंसुलिन क्या करेगा, इन टर्न इंसुलिन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 से क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा साइटोप्लाज्म जो भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन में चले जाएंगे एडिपोज टिश्यू के और मसल सेल्स के। तो वहाँ पे ये जो हमारा ग्लूकोज है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये ग्लूकोज इन सेल्स के अंदर एंटर होता है, किन सेल्स में, एडिपोज सेल्स में एंड मसल सेल्स में, वहाँ जो ब्लड का शुगर लेवल है वो मेंटेन कर लिया जाता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा था वहाँ से वो एडिपोज सेल के मेम्ब्रेन में चला जाता है और मसल सेल के मेम्ब्रेन में चला जाता है। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 क्या करेगा, सारी की सारी ब्लड ग्लूकोज जो है वो इन सेल्स के अंदर स्टोर कर देगा और ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाएगा। इन टर्न अगर हम देखें, अगर अमीनो एसिड की अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में है, फ्री फैटी एसिड्स है, कीटोन बॉडीज़ है, ग्लूकागन है, सिक्रिटिन है और कुछ ड्रग्स हैं, तो वो इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। ग्लूकागन दूसरा हार्मोन का इफेक्ट देख लेते हैं। ये कब शुरू होता है ग्लूकागन हार्मोन का इफेक्ट, जब ब्लड शुगर लेवल कम होता है। ब्लड शुगर लेवल कम है, अगेन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 दिस टाइम ये ए सेल ऑफ लैंगरहैंस पे काम करेंगे और एक्सोसाइटोसिस होगी ग्लूकागन हार्मोन की। जैसे ग्लूकागन हार्मोन की एक्सोसाइटोसिस होगी, साइक्लिक AMP लेवल्स बढ़ जाएंगे। साइक्लिक AMP लेवल बढ़ने से ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगी लिवर के अंदर, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा ताकि शुगर लेवल एनहांस हो। और दूसरा काम ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का करते हैं जिससे वापस शुगर लेवल एनहांस हो। इससे क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन कर लिया गया। हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट है, इसको इनहिबिट कौन करता है, इंसुलिन करता है। ग्लूकागन और इंसुलिन के अलावा अदर हार्मोन्स भी होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायबेटोजेनिक हार्मोन एंड नॉन डायबेटोजेनिक हार्मोन्स।
डायबेटोजेनिक हार्मोन्स हम देख लेते हैं। इसमें आते हैं ग्रोथ हार्मोन एंड एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। नॉन डायबेटोजेनिक हार्मोन में आता है एपिनेफ्रिन, जो एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है। तो ग्रोथ हार्मोन और ACTH क्या करते हैं, ग्लूकोज का अपटेक डिक्रीज करते हैं मसल सेल्स में। जैसा हमने देखा था इंसुलिन क्या कर रहा था, मसल्स में ग्लूकोज को भेज रहा था और ब्लड शुगर लेवल कम कर रहा था। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन और ACTH है, जब मसल को ग्लूकोज लेने नहीं देंगे तो ब्लड में शुगर लेवल एनहांस होगा, इसलिए ये डायबेटोजेनिक हार्मोन है। और फ्री फैटी एसिड मोबिलाइजेशन भी जो होता है एडिपोज टिश्यू से वो करते हैं। तो फ्री फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू से मूव होना शुरू होते हैं तो ग्लिसरॉल बनेगी, ऑब्वियसली ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, लिवर में अमीनो एसिड का अपटेक बढ़ाते हैं, और हमने देखा था एलेनिन से ग्लूकोज बन जाता है, और इंक्रीज करते हैं ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम की एक्टिविटीज़ और अमीनो ट्रांसफरेजेस क्या करती हैं, एलेनिन से पायरुवेट बना देती हैं और इनहिबिट करती हैं यूटिलाइजेशन ग्लूकोज का एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से, जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़े। नॉन डायबेटोजेनिक हार्मोन साइक्लिक AMP के थ्रू काम करते हैं, नॉन डायबेटोजेनिक हार्मोन एपिनेफ्रिन, और ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, और फॉस्फोराइलेज एंजाइम अगर स्टिमुलेट होगी तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा मसल में एंड लिवर में। तो इस तरह से ये नॉन डायबेटोजेनिक हार्मोन काम करता है। नाउ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के, जो हमारा फेवरेट पार्ट है। 2017 जून में ये क्वेश्चन आया था। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जो सही भी हो सकती हैं और जो गलत भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 5 स्टेटमेंट्स हैं, और हमें इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स का इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो हम एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला वाला जो कॉम्बिनेशन बता रहा है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एलोस्टेरिक इनहिबिटर है PFK1 का, लेकिन हमने तो क्या देखा था, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एक्टिवेटर है, इनहिबिट थोड़ी ना करता था PFK1 को, एक्टिवेट करता था। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, कभी कभार क्या होता है बायोकेमिस्ट्री में 2-3 प्रोसेसेस को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन कहता है कि क्रेब्स साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कि सक्सीनेट एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये अमीनो एसिड से डराइव हो सकते हैं, होते हैं अमीनो एसिड से, ये डेफिनेटली डराइव होते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट था बी हमारा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक डाइट जो सिस्टीन में रिच है वो कॉम्पनसेट कर सकती है मीथियोनिन की डेफिशिएंसी को। तो सिस्टीन में रिच डाइट मीथियोनिन की डेफिशिएंसी को कॉम्पनसेट करे, इट इज़ नॉट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो थायमिन ट्राइफॉस्फेट है DNA की सिंथेसिस में यूज़ होता है, वो UTP से ऑब्टेन किया जा सकता है, ऑब्वियसली ऑब्टेन किया जा सकता है यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट से, क्योंकि थायमिन और यूरिडिन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और हम E ऑप्शन देखें तो फैटी एसिड के बायोसिंथेटिक पाथवे में जो कार्बन एटम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, वो मेलोनाइल कोए के अंदर सिंथेसिस में यूज़ होता है, वो कभी भी पाल्मिटिक एसिड में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारे पास में ये रहा। तो हम एक बार फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का डायग्राम देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था PFK1 को क्या कर रहा था, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट PFK1 को एक्टिवेट कर रहा था, इनहिबिट नहीं कर रहा था। ये स्टेटमेंट उसमें गिवन था। नाउ 2015 दिसंबर का हम देख लेते हैं क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट पायरुवेट काइनेज में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गिवन है। 4 स्टेटमेंट गिवन है और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 3 हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। या तो पहली स्टेटमेंट कहती है ATP एलोस्टेरिक इनहिबिटर है पायरुवेट काइनेज का। दूसरी स्टेटमेंट कहती है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक्टिवेटर है पायरुवेट काइनेज का। थर्ड स्टेटमेंट कहती है ADP एलोस्टेरिक इनहिबिटर है पायरुवेट काइनेज का। और फोर्थ स्टेटमेंट कहती है एलेनिन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है पायरुवेट काइनेज का। तो इसमें जो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है वो A, B एंड D है। मतलब ATP एलोस्टेरिक इनहिबिटर है पायरुवेट काइनेज का, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक्टिवेटर है पायरुवेट काइनेज की, और D है एलेनिन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है पायरुवेट काइनेज का। ये वाला मैंने आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर कराया था। तो हम ये पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप आसानी से देखिए कि पायरुवेट काइनेज कहाँ है। ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट काइनेज यहाँ पे
ग्रीन से मार्क्ड है। तो ये वाली जो हमारी पायरुवेट काइनेज है, यहाँ पे आप पायरुवेट काइनेज देख सकते हो, एलेनिन इसको क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है, और जो ग्लूकागन है वो इसमें इनहिबिट कर रहा है। इन टर्न ये एक्टिवेट कहाँ से हो रही है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का ही पाथवे है जो मैंने आप लोगों को कराया था, उसी से ये वाला क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 2015 जून का। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ये फीडबैक इनहिबिशन में सब्जेक्टेड होती है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट से। तो इसके जो कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इस फीडबैक इनहिबिशन में इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ 4 एनलिस्टेड हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन से जो कॉम्बिनेशंस हैं वो करेक्ट हैं, वो सच में ही फीडबैक इनहिबिशन करते हैं। तो इसका आंसर है NADH और एसिटाइल CoA इसमें हेल्प करते हैं। पिक्चर देख लेते हैं, ये भी मैंने अभी आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस में कराया था। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को ATP इनहिबिट कर रहा है, एसिटाइल CoA इसको इनहिबिट कर रहा है। क्योंकि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है तो एक्टिवेट NADH करेगा। तो NADH और एसिटाइल CoA इसका आंसर था। एसिटाइल CoA मैंने आपको बताया है ये फीडबैक इनहिबिशन में रोल प्ले करता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 2015 जून का। इसमें ये पूछा गया है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का इनमें से एक पार्ट नहीं है। तो हमने देखा है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। वो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन सी सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ऑब्वियसली होती है, ट्रांसफरेज भी होती है, डाइहाइड्रोलाइपोल डिहाइड्रोजनेज भी होती है, बट ऑक्सीडेज नहीं होती। तो इसीलिए इसका जो रॉन्ग ऑप्शन है वो ऑक्सीडेज है। ये वाला पिक्चर भी मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी ग्लाइकोलाइसिस में समझाया हुआ है। यहाँ आप येलो कलर से मार्क तीनों सर्कल में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के 3 कंपोनेंट देख रहे हो। तो यहाँ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इसका एक कंपोनेंट होता है, ड्राई हाइड्रोलाइपोइल ट्रांसफरेज या ट्रांस एसिटाइलेज इसका सेकंड कंपोनेंट होता है, और डाइहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजनेज इसका थर्ड कंपोनेंट होता है। कहीं भी ऑक्सीडेज इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये वाला आंसर जो है वो गलत है, डाइहाइड्रोलाइपोइल ऑक्सीडेज। तो ये हमारा इसका आंसर रहा। 2004 दिसंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्म होना एसिटाइल CoA से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्योंकि एसिटाइल CoA से बन रहा है इसीलिए इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। TCA साइकिल में जो है ब्रेकडाउन होता है सिट्रेट का। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में। तो इसका आंसर ग्लूकोनियोजेनेसिस है। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अजमेर। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट 4 था, जो लास्ट पार्ट था इसका। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।